हम लोग अभी पढ़ेंगे स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन। सबको पता है कि स्थानीय मतलब क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, लोकल मतलब गांव स्तर पर, ठीक ना। इसका हिंदी लिखे हुआ है कि स्थानीय सरकार का मतलब हुआ कि निचले स्तर पर कार्य करने वाली सरकार से संबंध है। निचले स्तर पर मतलब गांव स्तर पर से, मतलब गांव का प्रशासन जो लोग चलाएंगे उन्हीं को बोलते हैं स्थानीय सरकार। समझा? गांव का जो क्या चलाएगा, प्रशासन चलाएगा, उसी को बोलेंगे हम क्या? निचले स्तर का मतलब क्या हुआ? ग्राम स्तर। इन ग्राम स्तर पर जो कार्य करेगा, जो सरकार चलाएगा, जो वहाँ की व्यवस्था चलाएगी या वहाँ का जो व्यवस्था संभालेगा, उसी को हम बोलते हैं स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन। ठीक। अब होता कि भारत में स्थानीय स्वशासन के मुख्यतः दो रूप हैं। पहला, भारत में स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार के दो रूप हैं। पहला ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, दूसरा नगरीय स्थानीय स्वशासन। ठीक। यानी भारत में हम देखेंगे गांव पर भी, गांव में क्या होता है? पंचायत होता है। ठीक। और नगर में नगर पालिका। सुनता होगा वार्ड, पटना कई वार्डों में बटा हुआ, 72 वार्ड में बटा हुआ है। तो वार्ड में क्या, हमारा जो जिला, हमारा शहर जो है कई वार्डों में बटा है। कई वार्ड मतलब नगर का क्या करेगा? वो विकास करेगा अपने अपने नगर का। वो हर वार्ड अपना वार्ड का क्या करेगा? डेवलप करेगा। अब जो पंचायत है, हमारे संविधान में इसका भाग 9 में चर्चा है। और पंचायत हमारा जो नगर पालिका, उसका भाग 9 का 1A में चर्चा है। ये अनुसूची 1 में है, ये अनुसूची 12 में। सबको पता है कि संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। उस 12 अनुसूचियाँ में से 11वीं अनुसूची पर 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की चर्चा है, 12वें में नगर पालिका की चर्चा है। ठीक। सबको पता है कि 22 भाग है संविधान में। 22 भाग में से 9वें भाग में पंचायती राज चर्चा है, और 9वां का क में है, 9वां का ए में है हमारा नगर पालिका की चर्चा है। अब होता आर्टिकल इसमें कितना है? तो 243 और 243 से ए तक क्या इसमें है? मतलब पंचायती राज के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो 243 में इसकी चर्चा है, और 243 का ए से लेकर ओ तक है। तो ए से लेकर ओ तक कुल 15 आर्टिकल होते हैं, और एक 243 होता है, तो 15 16 आर्टिकल। तो कहीं पूछ सकता है कि पंचायती राज में कुल आर्टिकल कितने हैं? तो 16 आर्टिकल है। ठीक। कुल विषय, यानी एक पंचायत को चलाने के लिए जो मुखिया का नाम सुनते हो, उसके पास 29 विषय होते हैं। मतलब 29 बातों पर वो, 29 विषय पर वो कानून बना सकता है। जैसे मेला पर, गांव में पंचायत शिक्षक पर, गांव के सड़क पर, गांव के विधि व्यवस्था पर क्या बना सकता है कानून। भारत में पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 में बना, लेकिन लागू हुआ 93 में। लागू कब हुआ? 93 में। 74वां संविधान संशोधन 1992 में बना, ये कब लागू हुआ? 93 में। ठीक ना। तो बना, दोनों बना सेम। ठीक। ये 74वां संविधान संशोधन बना, ये 73वां बना। ठीक। 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला, और इसको 73वां संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा मिला पंचायती राज को। ठीक। ये तुलना था। अब होता है कि पंचायती राज का मतलब क्या हुआ, यह स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या हुआ? तो पहला लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? स्थानीय सरकार मतलब गांव स्तर पर केंद्र द्वारा प्रायोजित शासन व्यवस्था न कर वहाँ के लोगों द्वारा ही क्या चलाया जाए? शासन चलाया जाए। जैसे हम लोग गाँव है, हम लोग गाँव में शासन व्यवस्था कौन चलाता है? वहाँ के लोकल चलाता है, केंद्र से नियुक्त होकर आता है तो लोकल चलाता है। तो इसी करते हम लोग लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। वही अगर केंद्र से चलाने आता तो बोलते हैं लोकतांत्रिक केंद्रीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, जिसको हम स्थानीय सरकार भी बोलते हैं। स्थानीय क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि स्थानीय लोग ही शासन यहाँ का चलाते हैं। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब इस तंत्र में स्थानीय लोग क्या चलाए? शासन चलाए। यानी गाँव की शासन व्यवस्था कौन चलाता है? गाँव के लोग ही। इसलिए इसका नाम पड़ा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या हुआ? स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी, यानी आधिकारिक लोकतंत्र की करना। इसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन भी, यानी स्थानीय लोगों द्वारा ही शासन चलाने में काम ली जाए। ठीक। जन भागीदारी में विकास। अब इससे क्या होगा कि स्थानीय लोग अगर क्या करेंगे, स्थानीय लोग यहाँ का शासन चलाएंगे
किसको क्या बोलेंगे हम, जन भागीदारी, माने जनता की भागीदारी है लोगों में। इससे क्या होगा, राजनीतिक चेतना है। स्थानीय स्तर पर लोग मुखिया का चुनाव लड़ेंगे तो अपने गांव का विकास करेंगे, धीरे धीरे वो लोग विधायक बनेंगे, फिर विधायक बनने के बाद सांसद बनेंगे। इस तरह से उनमें राजनीतिक क्या आएगी, चेतना आएगी। ग्रामीण स्तर पर सर्वांगीण विकास होगा, मतलब गांव का मुखिया का काम क्या होगा कि स्थानीय स्तर पर क्या करेगा, पूरा रोड बनाएगा, सड़क बनाएगा, तो शहरों के साथ साथ क्या भी गांव का भी क्या होगा, विकास होगा। ठीक, यही सब इसका मेन उद्देश्य है, करना है। मेन उद्देश्य इसका है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन। अब होता है कि भारत में पंचायती राज का जो विकास हुआ उसको दो भाग में बांटेंगे, पहला आज़ादी से पहले, दूसरा आज़ादी के बाद। यानी 47 से पहले, 47 के बाद हमारे देश में कैसे पंचायत का विकास हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मौर्य काल में जाते हैं। भारत में सबसे पहले मौर्य काल में हम ग्राम पंचायती का, स्थानीय सरकार का विकास देखते हैं। जब मौर्य शासन कर रहे थे मगध में, तो इनके दूर दराज इलाकों में जो गांव का शासन व्यवस्था थी, तो देखा गया था कहीं पर वहाँ के लोकल लोगों से शासन करवा रहे हैं और कहीं पर केंद्र स्तर के अधिकारी वहाँ नियुक्त कर करके शासन चला रहे हैं। तो पूर्णतः लोग स्थानीय स्वशासन को बल नहीं दिए। लेकिन जैसे चोल मेडिवल काल में जाते हैं, चोल एंसेंट मेडिवल चोल, एंसेंट काल में मौर्य काल और मेडिवल काल में चोल काल। मेडिवल काल में हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि संपूर्ण ग्राम में इसको क्या कर देती, लागू कर देती है। यानी चोलों के अधीन जितने भी गांव थे सभी जगह स्थानीय लोग ही शासन चला रहे हैं। जबकि मौर्यों में क्या था कि कुछ जगहों पर स्थानीय लोग और कुछ जगहों पर मगध से, केंद्र से अधिकारी भेजते थे और वे लोग वहाँ की व्यवस्था को संभालते थे। आधुनिक स्तर, मॉडर्न स्तर पर देखा गया कि स्थानीय शासन को लागू करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, रिपन था। क्यों लागू किया, तो सबको पता है कि सबसे उदारवादी गवर्नर था। ठीक, उदारवादी क्यों था कि भारत के संदर्भ में इसने सारा उदार काम किया है, चाहे कारखाना के मामले में हो, चाहे इल्बर्ट बिल मामले हो, चाहे जनगणना के मामले हो, हर काम में इसका क्या उदारवादी होगा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, उदारवादी गवर्नर। जब ये आया तो इसने कहा, इसी ने सबसे पहले आधुनिक स्तर पर स्थानीय स्वशासन की क्या की बात की कि हाँ, आधुनिक स्तर पर मैंने क्या, जब आधुनिक काल आया, सबको पता है कि हिस्ट्री में 3 काल होता है। हिस्ट्री में एंशिएंट काल, मेडिवल काल और मॉडर्न काल। तो मॉडर्न काल में अंग्रेज जब आते हैं तो उसको मॉडर्न काल कहते हैं, और मुसलमानों को कहते हैं मध्यकालीन काल, और हिंदुओं काल में क्या बोलते हैं, प्राचीन काल। ऐसे धर्म के आधार पर बटा गया है। ठीक, तो इसी स्थानीय स्वशासन को कहा जाता है, उसने स्थानीय स्वशासन को बल दिया, कहा कि नहीं, गांव स्तर पर पूरे स्थानीय लोगों को बल दिया जाता है, तभी गांव का स्तर का मजबूत होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य उसने कुछ कहा था कि निम्न बातें सिफारिश की थी, गांव में कैसा व्यवस्था होनी चाहिए पचाए। तो बोला कि सभी जिला बोर्ड बने, गांव में क्या बने, जिला बोर्ड बने। जिला बोर्ड मतलब कि कई खंडों में गांव को बांट दिया जाए, पंचायत को बांट दिया जाए और तब शासन व्यवस्था चलाई जाए। पंचायत बोर्ड बने, ठीक ना, जिला बोर्ड बने, जिला को कई खंड में बांटा जाए, पंचायत को कई खंड में बांटा जाए। इसीलिए कई, यानी स्थानीय शासन के लिए बहुत सारे इसने अधिकार दिया, तो इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहता है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, किसी भी विषय में बहुत सारा अधिकार देना को क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। यानी पहली बार पंचायती राज के विषय में बताया इसने कि ये व्यवस्था होनी चाहिए थी। इतनी व्यवस्था का इसका नाम क्या पड़ा, मैग्ना कार्टा बना। स्थानीय शासन को ये छूट मिलना चाहिए। नेक्स्ट, अब होता आज़ादी के बाद, वो आज़ादी के पहले था। आज़ादी के बाद हम देखते हैं 47 के बाद देखते हैं कि भारत के संविधान में 1950 में पंचायत के संदर्भ में कुछ बातें कही जाती है। पंचायत को राज्य सूची का विषय माना गया है। भारत 50 में संविधान जब बना हमारा, तो उससे पंचायत को राज्य सूची का विषय माना गया। सबको पता है कि भारत में जितने भी विषय उसको 3 भाग में बांटा गया है सूची को। पहला केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कौन बनाएगा, राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पर कौन बनाएगा, केंद्र प्लस राज्य दोनों। ठीक, इसको राज्य सूची का बना दिया गया। यानी राज्य की जिम्मेवारी है वो क्या करेगा कि अपने एरिया में पंचायत का क्या करेगा, गठन करेगा। और आर्टिकल 1940 में जो आज भाग 4 है, DPS मतलब राज्य की नीति निदेशक, यानी डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट में भी यह कहा गया कि ग्राम पंचायत गठन का प्रावधान किया गया है। यानी वहाँ की राज्य सरकार को ये जिम्मेवारी है
जिम्मेदारी है कि आप अनुच्छेद अनुच्छेद 40 के तहत भाग 4 के तहत डीपीएस के तहत ग्राम पंचायत का क्या करें, गठन करें, यानी गांव में पंचायत गठन करें। और जिससे क्या होगा, स्वायत्त शासन की शक्ति मिलेगी। क्या मिलेगी? स्वायत्त शासन। स्वायत्त में क्या होता है, उस पर कोई बाहरी अधिकार नहीं हो, एटोनोमस बॉडी, मतलब स्वयं में क्या करे, शासन करे। तो बताओ, सबसे पहले पंचायती राज बनाने का प्रावधान कब किया गया था? तो राज सूची में शामिल किया गया। अनुच्छेद 40 में बोला गया कि ग्राम पंचायत का गठन होगा जो गांव के व्यवस्था को देखेगा। अब आगे आते हैं, इसी क्रम में आगे देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाया था 2 अक्टूबर 1952 को। भी यही है, कोई जगह सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब बनाया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को। किस लिए? तो गाँव के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया था। इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मतलब था कि गांव का विकास करना, सर्वांगीण स्कूल खोलना है, प्राइमरी स्कूल खोलना है, सड़क बनवाना है, वहाँ के लोगों को रोजगार देना है, ये सारी व्यवस्था बनाई, शिक्षा का आगाज बढ़ाना है, ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई। यानी लगभग सामुदायिक विकास के तहत इन्हीं सबको आगे बढ़ाना था, गाँव का विकास को। तो इसी को देखने के लिए कि सामुदायिक विकास सही ढंग से काम किया है कि नहीं किया है, यानी यह संस्था ग्रामीण स्तर पर अच्छे ढंग से काम किए कि नहीं, यानी गांव का विकास सही ढंग से हुआ कि नहीं, इसी की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने, यानी नेहरू जी ने, कौन सरकार ने? नेहरू सरकार, यानी कांग्रेस की सरकार ने एक कमेटी बनाई, इसका नाम था बलवंत मेहता, ठीक, जिसका गठन हुआ था कब? 1957 को, जनवरी। पूछता है रिपोर्ट कब दिया? नवंबर 1957 को। NDC यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसको कब स्वीकार लिया? 1958 को। तो पूछेगा कि बलवंत मेहता कमेटी का गठन कब हुआ था? 57 में। रिपोर्ट कब दिया सरकार को? तो 1957 में। सरकार की तरफ से NDC ने रिपोर्ट को स्वीकारा कब? तो 1958 में, ठीक। क्यों गठन हुआ था? तभी बताएं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा हेतु कि जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 1952 में थी, इसका 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया था, कि समीक्षा करना था कि ये सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, कि और कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस समीक्षा के बाद इन्होंने कहा कि अब गांव में त्रिस्तरीय पंचायती राज पर बल दिया जाए, मतलब कि 3 स्तर से गांव को चलाया जाए, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो, जिसका चुनाव कैसे हो? जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन हो। क्या निर्वाचन हो? मतलब डायरेक्ट जनता उसको चुन कर भेजे, ताकि गांव का विकास हो। फिर ब्लॉक स्तर, ब्लॉक को ना समझता है कि कई गाँव को मिलाकर एक ब्लॉक बनाता है, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बने, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष हो, यानी मुखिया लोग अपने में से चुनकर वहाँ के भेजे किसी को। जिला स्तर पर कहा गया कि जिला परिषद हो, जिसका भी चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष हो। जिला परिषद में बताए थे, और जिला तीनों का क्या काम है आगे बताएंगे। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात किसने किया था? जगह तो बलवंत मेहता ने। यानी किसी गांव का विकास करना हो तो सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का संस्था बने, उसके ऊपर बने पंचायत समिति, इसके ऊपर क्या बने? जिला परिषद, ठीक। त्रिस्तरीय पंचायती राज की पूरी जगह पहली बात किसने रखा था? तो बलवंत मेहता ने। और इसी ने कहा था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अभी बताएं कि स्थानीय लोग ही क्या करें? गांव को चलाएं, बाहर से लोग इसमें प्रवेश न करें, तो ताकि स्थानीय लोग रहेंगे तो उनको स्थानीय समस्याओं के बारे में अच्छे ढंग से क्या पता है, तभी गांव का सही ढंग से क्या हो पाएगा? विकास होगा। इसलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की क्या किया था बात? क्योंकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है स्थानीय स्तर पर क्या करना? विकास करना। जो पंचायत समिति त्रिस्तरीय में उस एक कार्यकारी संस्था हो, मतलब पूरी विकास के लिए एक मुख्य धारा में वो काम करे। तीसरा बताया कि जो जिला परिषद है उसका अध्यक्ष क्या हो? जिलाधिकारी हो, DM हो, और वो पर्यवेक्षक की भूमिका हो। पर्यवेक्षक का मतलब होता है कि दोनों स्तर, ग्राम पंचायत और जिला परिषद, पंचायत समिति सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका रिपोर्ट किसको दे? सरकार को दे, राज्य सरकार को दे। इसलिए इस कमेटी को पंचायत का शिल्पकार कहता है। इस कमेटी को बलवंत मेहता कमेटी को क्यों कहता है? कि इसने पंचायत कैसे होना चाहिए, ग्राम पंचायत किस स्तर पर होना चाहिए, इसका क्या काम है, एक रूपरेखा तैयार कर दिया। कौन? बलवंत मेहता ने। इसीलिए इसको पंचायत का शिल्पकार कहा था। क्या होना चाहिए पंचायत की रूपरेखा। इसी कमेटी की सिफारिश पर, बलवंत मेहता कमेटी की सिफारिश पर 2 राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात हुई, जैसे ग्राम पंचायत
जो पंचायत समिति और जिला परिषद, तीनों स्तर रहेगा तो अच्छे ढंग से क्या करेगा, काम करेगा। अभी आगे पढ़ाएंगे कि तीनों का क्या काम है। इसी का कहने पर नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से क्या किया है, राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत कर दी। उसी के 9 दिन बाद दक्षिण भारत में 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में आंध्र चिकमंगलुरु से क्या हुआ, पंचायती राज की शुरुआत हुई, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। इसलिए कि दक्षिण भारत में अगर होगा तो यहाँ गांव का विकास होगा, तो इसके देखा देख इसकी अन्य गांव का भी क्या इसी आधार पर विकास कर पाएंगे, इधर उत्तर में इधर दक्षिण में। इसके बाद अशोक मेहता कमेटी बना। तो देखा गया कांग्रेस का जब पतन हो गया, कांग्रेस सरकार गिर गई 77 में, तो जनता पार्टी की सरकार बनी। और बताया था कि जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, सब में अपने अनुसार परिवर्तन लाया। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई, जनता पार्टी की सरकार के अंदर कमेटी बनी अशोक मेहता, यानी बलवंत मेहता के 20 साल बाद कमेटी बनी, 20 साल बाद बनी, 77 में बनी। इसने 132 सिफारिशें दी थी कि ये नियम को आप पंचायती राज में लागू करें, जिसमें कुछ सिफारिशें हम बता रहे हैं। जैसे द्विस्तरीय पंचायती राज की बात की, बोला कि 3 स्तर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, 3 स्तर पर खर्चीला होगा, भारत उतना भी अभी बियर करने में सक्षम नहीं है, इसलिए 3 स्तर पर क्या करा जाए, पंचायती राज की बात की जाए। तो कहा गया ग्राम समूह स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। जो ऊपर में था वो रह गया, लेकिन इसने ग्राम पंचायत खत्म कर दिया, कहा कि ग्राम समूह बने आगे। मैंने पहले क्या था, एक ग्राम पर ग्राम पंचायत बना, अब क्या ग्राम समूह, कई गाँव को मिलाकर एक मंडल पंचायत बनाया गया है। यानी 2 कमेटी के माध्यम से ही, यानी 2 संस्था के माध्यम से ही हम लोग पंचायती राज को चलाएंगे, ताकि जितना संस्था कम रहेगा, संस्था जैसे उस वक्त क्या था बलवंत मेहता में 3 संस्थाएँ थी, 3 संस्था रहेगा, 3 तरह का खर्च आएगा, या 2 संस्था रहेगी तो कम खर्च में गाँव का क्या कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे। और इसने क्या रिपोर्ट दिया, सुनो, 6 माह के अंदर चुनाव हो। पहला रिपोर्ट इसमें क्या द्विस्तरीय है, तो पूछ सकता कि द्विस्तरीय पंचायती राज के बाद किसने कहता, अशोक मेहता ने। 6 माह के अंदर क्या हो, चुनाव हो, ठीक। SC और ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, ताकि उनका भी क्या हो सके, गांव का विकास हो सके, इसलिए उनके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया। 6 माह इसलिए किया गया कि मान लो कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो समय समय पर चुनाव होगा, तो गांव के नए मुखिया आएंगे तो गांव का क्या करेंगे, विकास करेंगे। राजनीतिक दलों को भी भागीदारी की गई कि राजनीतिक दल भी अब पंचायत में अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे कि मान लो BJP चाहेगा तो गांव में अपना BJP एकत्र खड़ा कर सकता है, JDU चाहेगा तो JDU खड़ा कर सकता है, RJD चाहेगा तो RJD खड़ा कर सकता है। लेकिन अभी इसमें क्या प्रावधान आया है, अभी तुमने सुना होगा, अभी बिहार में जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसमें साफ सरकार का आदेश है कि राजनीतिक दल इसमें अपना भागीदारी नहीं निभाएंगे, ताकि गांव स्तर पर भी राजनीतिक दल का प्रवेश न हो, गांव में अपना स्थानीय स्तर पर लोग चुनाव में भाग ले सकें। अभी का जो पंचायत बिहार में चुनाव होगा मई जून में जो होने वाला है, इस चुनाव में ये बात किया गया है कि राजनीतिक दलों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए, जबकि अशोक मेहता में भी रिपोर्ट में था। पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिलेगा, संवैधानिक दर्जा मिलेगा तो क्या करेगा, संविधान में इसका जाएगा तो सरकार पर दबाव पड़ेगा कि संवैधानिक बात है, इसको आपको लागू करना अनिवार्य है। पहले क्या था कि पंचायत को ग्राम आर्टिकल 40 में लिख दिया गया, और DPS सबको पता ही है, वो सरकार पर डिपेंड करता है कि देगा कि नहीं देगा, वो DPS होना पड़ेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाएगा, एक राज्य का निर्वाचन होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी इस 5 साल पर या समय समय पर जब जरूरत पड़े तो मुखिया का चुनाव या पंचायत का चुनाव कराए। परंतु क्या हुआ, ये 132 सिफारिशें सफल नहीं पाई। क्यों नहीं पाई, सरकार गिर गया। हिंदू जनता पार्टी सरकार अपना नहीं बना पाया, 78 में चले गई, तो भी क्या हो गया, अशोक मेहता भी क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी इसको लागू नहीं हो पाया, यानी इसके प्रावधानों को हम इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। नेक्स्ट, उसके बाद एक कमेटी बनी, JB राव कमेटी बनी। इसका गठन हुआ तो 1985 में योजना आयोग की सिफारिश से। पूछ सकता है कि योजना आयोग की सिफारिश पर कौन कौन सी कमेटियाँ बनी थी, JB राव। 4 एक और कमेटी है, थुंगुन कमेटी भी है, थुंगुन कमेटी भी, ठीक ना। तो पूछ कौन इनमें कमेटी, पंचायती राज संबंधित रही सब, बलवंत मेहता, अशोक मेहता, JB राव समिति, जैसे नरसिंहम समिति, तो नरसिंहम समिति नहीं है। इसने क्या कहा, JB राव रिपोर्ट में क्या क्या, पंचायत में नौकरशाह हावी है, यानी जो ब्यूरोक्रेट जो अधिकारी होता है, इस अधिकारी उनका वर्चस्व, वे लोग सारा उन्हीं के अनुसार पंचायत चल रहा है,
और लोग पैसा को काफ़ी मिसयूज कर रहे हैं। ये राव कमेटी ने दे दिया और इन्होंने कहा था कि बंगाल में 4 स्तरीय बनाया गया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, मंडल पंचायत और जिला पंचायत। ये 4 स्तर बनाने की बात करी थी कौन, और अभी भी बंगाल में 4 स्तर है। तो पूरे भारतवर्ष में 4 तरह का पंचायती राज की संरचना है। कहीं पर ग्राम सभा है, यानी 1 स्तर है, कहीं पर 2 स्तर है, कहीं पर 3 स्तर है, कहीं पर एकमात्र राजभवन बंगाल में जहाँ 4 स्तर वाली पंचायती राज है। ठीक है। सिंधवी कमेटी आया 1986 में, इनका रिपोर्ट में सफल हो गया। तब आया, इसने कहा कि न्याय पंचायत हो, मतलब गांव स्तर पर एक न्याय पंचायत भी है जिसमें सरपंच चुनाव होगा, वही वाली बात, और पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिले। तथा इसने एक और कहा कि 1 स्तरीय पंचायती राज की भी बात हो, स्तरीय, यानी जहाँ 1 स्तरीय वहाँ पर ग्राम सभा हुआ केवल। तो पूछ देगा 1 स्तरीय कौन, सिंधवी, 4 स्तरीय कौन, जीवी राव, 2 स्तरीय कौन, अशोक मेहता, 3 स्तरीय कौन, पहली बार बलवंत नेता। अब जब संवैधानिक दर्जा का दबाव आने लगा सारी कमेटियों से, जो पहला कमेटी था बलवंत नेता जिसने संवैधानिक दर्जा की मांग की थी, थुंगन ने भी उसको जमाया था। तो जब संवैधानिक दर्जा की मांग उठी, इसी आधार पर क्या किया गया, कि 64वीं संविधान संशोधन लागू किया गया ताकि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिले। फिर 64वीं किया गया 90 में, 65वीं संशोधन भी 90 में किया गया, लेकिन दोनों असफल हो गया। क्यों? लोकसभा में बिल पास हो गया लेकिन राज्यसभा में बिल पास नहीं हो पाया। कौन बिल? कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिले। तो पूछ सकता है कि 73वां संविधान संशोधन से पहले कितनी बार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा के लिए संवैधानिक दर्जा बनाने के लिए प्रयास किया गया? 2 बार, 64वीं और 65वीं। लेकिन अब ये पूछेगा कि 73वां संविधान संशोधन से पहले कौन सा संविधान संशोधन प्रयास किया गया था? तो 65वां बोलना है। और उसके पहले कौन? 66वां। कितनी बार? 2 बार। लेकिन 73वां से पहले कितनी बार? 65वीं थी। नेक्स्ट, अब जब इसी सिंधवी कमेटी, थुंगन कमेटी के बाद 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया। 1952 में गठन हुआ इसका और 24 अप्रैल 1993 को यह संविधान संशोधन भारत के पंचायती राज के लिए लागू हो गया। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को आएगा, देखना पेपर में आएगा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, यानी सभी राज इसमें क्या करेंगे, बनाएंगे। अभी संविधान संशोधन में हम देखेंगे क्या क्या बातें आए। पंचायती राज को पहली बार क्या मिला? संवैधानिक दर्जा मिला। जब पूछ देगा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो बोलना 1993 में मिला। कब गठन? 93 में। कौनवा संविधान संशोधन कब मिला? 73वां का था। ठीक। त्रिस्तरीय पंचायती राज की ढांचा प्रश्न बोल दिया था। वही त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत निचले स्तर पर, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक। भाग 9 आया, आर्टिकल 243 एवं 243 का ए से लेकर ओ तक आया, जिसमें कुल 16 हो जाएंगे, क्योंकि ए से ओ तक 15 होता है और 1 45 16 हो गया। एक ग्रामीण अनुसूची में इसको जोड़ा गया, अनुसूची में ग्रामीण में सबको पता है, बताए थे 12 थी विषय। पंचायती राज को 29 विषय मिले कि 29 विषय पर अपन रूल और रेगुलेशन बना सकते हैं। दूसरा क्या, प्रत्येक 5 साल पर पंचायत का क्या होगा? चुनाव होगा। उम्र सीमा क्या रखेगी? 21 वर्ष। 21 वर्ष की उम्र में आप चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यकाल क्या माना गया? पहली बैठक से, देखो मुखिया जब चुनाव था उस समय से नहीं, जब वो अपनी पहली बैठक करेगा उस बैठक से लेकर, मान लो 5 तारीख को पहली बैठक किया, मान लो 20 तारीख को चुना, 1 तारीख को चुनाया, तो यहाँ से कार्यकाल नहीं होगा 5 साल। जो पहली बैठक करेगा, मतलब 5 तारीख को पहली बैठक किया, तो वहाँ से लेकर 5 साल तक काम किया था। और कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल मान लो इसका कार्यकाल समाप्त हो गया 5 साल, तो इस समाप्ति के पर 6 माह के अंदर क्या देना चाहिए? चुनाव हो जाना चाहिए, मैंने अगला गांव का मुखिया चुना जाना चाहिए। अब होता है, देखा गया कि इससे पंचायत स्तर में क्या हुआ? देखा गया कि सबकी भागीदारी नहीं थी। सबकी भागीदारी नहीं होने के कारण लोगों को लगा कि पंचायत में किसी खास वर्ग का क्या रहेगा? वर्चस्व रहेगा। इसीलिए गांधी जी बोलते थे, इसीलिए गांधी जी पंचायत के खिलाफ थे। पंचायत के खिलाफ थे, जानते थे कि गाँव में होगा। गांधी जी पंचायत को लाना चाहते थे, लेकिन अम्बेडकर साहब काफ़ी खिलाफ थे इसके। पंचायत चुनाव के खिलाफ थे। उनको लगता था कि गांव में पंचायत का चुनाव होगा तो जो दबंग लोग वही लोग चुन कर आएगा, तो गांव में और शोषण होगा। इसीलिए उन्होंने आरक्षण की बात की थी। आरक्षण की बात इसलिए की थी और कहा था कि महिलाओं को 1/3 मिलना चाहिए, ताकि महिला भी राजनीतिक निचले स्तर पर अपना राजनीतिक भूमिका निभा सके।
जिसमें अभी देखना होगा कि कुछ 2006 से नीतीश कुमार ने 50% क्या कर दिया, आरक्षण कर दिया महिलाओं को। उसका देखा देखी सब धीरे अन्य सरकारों ने भी क्या किया, आरक्षण की व्यवस्था कर दिया। तो पहली बार महिलाओं को 50% आरक्षण कौन दिया था, बिहार सरकार ने। SC/ST के लिए पॉपुलेशन के आधार पर लगाया गया है। जिस एरिया में मान लो गाँव में जो गाँव पंचायत में आता है, वहाँ अगर SC या ST की संख्या ज़्यादा रहेगी तो वहाँ SC वर्ग का ही क्या होगा, मुखिया होगा, दूसरा वर्ग का योजना। और जहाँ SC की संख्या कम होगी तो वहाँ अदर वर्ग भी खड़ा हो सकता है। लेकिन लालू यादव की जब सरकार बनी तो उन्होंने क्या किया कि OBC के, लालू प्रसाद यादव, उन्होंने OBC के लिए क्या किया, आरक्षण दे दिया। तो OBC भी आरक्षित रहेगा, यानी 20% सीट उन्होंने OBC के लिए आरक्षित कर दिया। हमारे देश में RJD की देन है, OBC को भी पंचायत में आरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट आ गया कि राज्य चुनाव आयोग का गठन होगा, जिसका जिम्मा होगा चुनाव कराना। पंचायत के वित्तीय सुधार के लिए वित्त आयोग बनेगा, ताकि इसी वित्त आयोग से पंचायत को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, फंड मिलेगा जिला परिषद के माध्यम से, और गांव का विकास होता रहेगा। तो ये सब प्रावधान रखे गए थे, ठीक। और आगे है DBI यही है, पंचायत के चुनाव में प्रमुख अनुच्छेद क्या क्या है, तो कोड बनाया ABCDEFGHIJK, इनको 4 खंड बांट दिए थे। पहला 4, फिर 4, 3, 11 का अनुच्छेद हम लोग को पढ़ जाना है, इसी से आता क्वेश्चन है। पहला A में है 42 का A में है ग्राम सभा गठन, B में है पंचायत सभा गठन, C में है पंचायत का स्ट्रक्चर होगा कि कौन कैसे स्ट्रक्चर में, ग्राम सभा, कचहरी, ग्राम मंडल पंचायत, ये सब कैसे होगा, ये सब बताया गया है। और D में है आरक्षण, ये बताते हैं आरक्षण SC/ST के लिए, OBC के लिए और महिलाओं के लिए। इसी को तुमको क्रमबद्ध याद रखना है। ग्राफ का संरक्षण करो, ग्राफ का क्या करो, संरक्षण करो। तो ग्राफ से ग्राम सभा, इन ग्राफ का गठन कर क्या गठन कर इसका संरक्षण करो। तो ग्रास हो गया ग्राम सभा, पस हो गया पंचायत, सरस हो गया संरचना, छर्स हो गया आरक्षण। ये हो गया तुम्हारा ABCD आर्टिकल, तो रखना याद। A में क्या है, B में क्या है, C में क्या है, D में क्या है, सब पूछा है। अब आता दूसरा EFGH। E में पंचायत समिति की अवधि 5 साल होगी या अर्हता, क्या उसका कार्यकाल होगा। F में कब तक सदस्यों की निहरता, यानी सदस्य कैसे हटेंगे, मुखिया कैसे हटाया सकता है, व्यवस्था है। और G में पंचायत का विषय, 29 विषय था ना, 29 विषय पर बना सकता कानून, वो G में है। H आर्टिकल में क्या है, राज्य संचित से धन निकाल लिया जाता है, राज्य संचित से धन निकालकर पंचायत को देगा। इसी को अनिस को धन मिलेगा। अस हो गया अवधि अर्हता, निस हो गया निर्हरता, सस हो गया विषय, और धन हो गया संचित से धन मिलेगा, ठीक। और लास्ट 3 को मैंने पढ़ना है IJK, वित्त आयोग। I में क्या पूछ देगा, 243 का I में क्या है, वित्त आयोग है। 45 का J में क्या, लेखा परीक्षक है। 45 का K में क्या, निर्वाचन है, यानी पंचायत का जो चुनाव होगा K में, 10 का K में है। जो पंचायत अपना प्रत्येक साल क्या करेगा, ऑडिट बनाएगा कि कहाँ से पैसा लाया, कितना पैसा खर्च किए। ये वित्त आयोग का काम क्या है, उसको फंड देगा। तो फंड बनाने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो पंचायत के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया किस आर्टिकल में, 45 का I में सब आया हुआ है। इसी सब को बिकना पहाड़ी, पटना में बिकना पहाड़ी। तो 20 हो गया वित्त आयोग, खस हो गया लेखा परीक्षण, नास हो गया निर्वाचन। तो भी है, इसको याद रखना सब, ठीक है। जो भी सबको बता दिए इसको अच्छा से पढ़ना चाहिए। ये स्टेप हमारा हो गया, ऐसे क्लास में निकाल भी दिए थे, फिर दोबारा भी इसका किया है, ठीक है।